नमस्कार विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कैसे अस्तित्व में आई, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम संविधान सभा के ऊपर क्या आक्षेप लगते हैं, इसकी क्या आलोचना होती है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रत्येक स्वतंत्र देश की अपनी एक संविधान सभा होती है जो कि संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा स्वाधीन राष्ट्र का एक लक्षण माना जा सकता है। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करना लोकतांत्रिक क्रांतियों के बाद ये एक विचार प्रकट हुआ था और ये कहा जाने लगा संविधान का निर्माण नागरिकों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और संविधान का निर्माण जब नागरिकों की इच्छा के अनुसार होता है तो वो लोकतांत्रिक शासन का एक प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। भारत चूंकि 15 अगस्त 1947 से पहले 1947 से पहले ब्रिटिश शासन का गुलाम था और 1895 में भी ये उठने लगी आवाज कि संविधान सभा होनी चाहिए और भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस ने, मोतीलाल नेहरू ने समय समय पर संविधान सभा के बारे में अपने विचार प्रकट किए और ये कहा जाने लगा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि संविधान का निर्माण करे, भारतीयों के अनुसार करे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा अस्तित्व में आई और संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन जो संविधान का निर्माण हुआ उसके बाद संविधान सभा के ऊपर कई क्वेश्चन मार्क उठने लगे। हालांकि संविधान सभा के बारे में नेहरू जी ने ये कहा था कि संविधान सभा अंधेरी घाटी से निकलकर स्वतंत्रता की सूर्य की किरणों में पहुंची है। कहने का तात्पर्य ये कि संविधान सभा के अधिकतर जो सदस्य थे वो थोड़े समय पहले ही जेल से छूटे थे और उन्होंने संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथों में लिया था। तो इसलिए नेहरू जी ने कहा था कि संविधान सभा अंधेरी घाटी से निकलकर स्वतंत्रता के सूर्य की किरणों तक पहुंची थी। संविधान सभा के ऊपर कई क्वेश्चन मार्क लगते हैं, आलोचना होती है। इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या संविधान सभा संप्रभुता संपन्न थी। कई लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग थी। कई लोग ये कहते हैं कि भारत के लिए प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। कई ये क्वेश्चन भी उठाते हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए था। तो ये सब चीजें क्या थी, कि इनमें कितनी सच्चाई है, इन सभी के बारे में आज हमारा अध्ययन होगा। पहले, क्या संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न थी? ब्रिटेन के अंतर्गत भी चर्चिल ने भी ये कहा था कि जो संविधान सभा है वो संप्रभु संपन्न नहीं है। भारत के अंतर्गत भी जैसे M.R. जयकार ये कहते हैं कि जो ये संविधान सभा है ये संप्रभु संपन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये अस्तित्व में आई। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 जो सदस्य थे वो अंग्रेज सदस्य थे, तीनों ही अंग्रेज सदस्य थे और संविधान कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही, यानी कि उसके ही अंतर्गत रहते हुए संविधान सभा को अपना संविधान बनाना था। और चूंकि ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत कैबिनेट मिशन अस्तित्व में आया था और उसी के द्वारा संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होना था, इसलिए वो संविधान सम्राट के अनुमोदन के लिए भी जाना था। तो इन सब आधारों पर ये क्वेश्चन मार्क लगा कि क्या संविधान सभा संप्रभु संपन्न थी या नहीं थी। क्योंकि यदि संप्रभु संपन्न नहीं थी तो वो एक संप्रभु संपन्न देश के संविधान का निर्माण कैसे कर सकती है। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो संविधान सभा थी वो संप्रभु संपन्न थी। क्यों थी? क्योंकि जब से संविधान सभा अस्तित्व में आई तब से संविधान सभा ने अपने आप को संप्रभु संपन्न बनाने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया था और अपनी संप्रभुता के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया था। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था कि सरकारें राजपत्र
से अस्तित्व में नहीं आती है, बल्कि सरकारें जनता की इच्छा से अस्तित्व में आती है। हम यहाँ पर है क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है, और हम तब तक यही रहेंगे जब तक कि जनता की शक्ति हमारे पास रहेगी। तो इसके अंतर्गत संविधान सभा के अंतर्गत ये कोशिश की जाने लगी कि संप्रभुता रूप से कार्य करे, और इसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट हम देख सकते हैं कि संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अंतर्गत उसने ये कहा कि संविधान सभा का कोई विघटन नहीं कर सकता। संविधान सभा ही, भले ही वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अस्तित्व में आई है, लेकिन अब कैबिनेट मिशन को ये अधिकार नहीं है कि वो उसका विघटन कर दे। और साथ ही संविधान सभा जब विघटित होगी तो अपने ही 2/3 बहुमत से विघटित होगी। तो इस तरह संविधान सभा संप्रभुता की दिशा में कार्य करने लगी। दूसरा इसके अंतर्गत ये है कि अब जो संविधान सभा की शक्ति थी वो पूर्ण रूप से संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित जो उसका सभापति थे उसके पास ही वो सारी शक्ति थी। मतलब ये कि अब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कार्य नहीं करी, वो अपने निर्वाचित जो सभापति है उसके अनुसार वो कार्य करने लगी थी। तीसरा इसके अंतर्गत जब भारत में 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, उसके अंतर्गत अब संविधान सभा के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए थे कि ऐसे कार्य करना है, सम्राट से अनुमोदित लेना है, क्योंकि अब भारत स्वतंत्र हो गया। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अब जो भी वैधानिक प्रतिबंध भी संविधान सभा के ऊपर लगे हुए थे, वो वैधानिक प्रतिबंध भी अब ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। तो ये कहना कि संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न थी नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न थी। उसने अपने स्वतंत्रता पूर्वक संविधान निर्माण का कार्य किया, किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन रहते हुए उसने कार्य नहीं किया था। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन उठता है कि क्या संविधान सभा प्रतिनिधि संस्था थी? चूंकि हम जानते हैं कि संविधान सभा का निर्माण प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा नहीं हुआ। जो निर्वाचित विधान सभाएं थी उनके द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो ये क्वेश्चन उठता है कि संविधान, क्योंकि नागरिकों के लिए संविधान का निर्माण करना है स्वतंत्र देश के लिए, तो संविधान सभा का चुनाव भी वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, तभी वो वास्तव में प्रतिनिधि संस्था बन सकती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो परिस्थितियां थी, सांप्रदायिक आधार पर बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव करना संभव नहीं था और न ही व्यवहारिक था। इसलिए कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार की गई, क्योंकि उस समय वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्माण करना बिल्कुल संभव नहीं था। तो तत्कालीन परिस्थितियों के देखते हुए प्रतिनिधि संस्था के अंतर्गत वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव संभव नहीं था, इसलिए चुनाव नहीं करवाया गया। दूसरा इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष जो निर्वाचन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का यदि आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन होता, तब भी संविधान सभा का जो स्वरूप है वो लगभग वही रहता जो उस समय संविधान सभा का स्वरूप था। क्योंकि जब 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए तो संविधान सभा के अधिकतर सदस्यों ने चुनाव लड़ा और वो सब विजित हुए। तो यदि चुनाव होता भी तो भी संविधान सभा के अंतर्गत लगभग वो सदस्य चुने ही जाते। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि संविधान सभा प्रतिनिधि संस्था थी। और तीसरा, कांग्रेस जो उस समय एक राष्ट्रीय दल हम कह सकते हैं, कांग्रेस ने अपने दल को पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की। कांग्रेस ने न सिर्फ कांग्रेस दल से संबंधित बल्कि उस समय के सभी जो चोटी के नेता थे उन सबको संविधान सभा में स्थान दिया। चाहे हम
ये वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, अंबेडकर हो, राधा कृष्णन हो या अयंगर हो, गोविंद बल्लभ पंत हो, राज कृष्ण गोपालाचारी हो, इन सबको तो दिया ही दिया, साथ ही साथ प्रशासनिक योग्यता से संपन्न जो व्यक्ति थे उनको भी संविधान सभा में कांग्रेस ने स्थान दिया था। जैसे अंबेडकर, अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, तो ये अपनी योग्यता के कारण जो संविधान का स्वरूप प्रदान करना था वो स्वरूप उन्होंने प्रदान किया और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक संविधान बनाने की दिशा में ये अग्रसर हुए। साथ ही संविधान सभा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो नेपाली हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, एंग्लो इंडियन हो, हिंदू, मुस्लिम, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली भी संविधान सभा थी। नेक्स्ट इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि विभिन्न दलों का, समाजवादी दल को यदि छोड़ दिया जाए तो विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व भी इसके अंतर्गत संविधान सभा के अंतर्गत था। हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर जयकार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी संविधान सभा के अंतर्गत थे। हालांकि समाजवादी दल ने नहीं किया, शामिल नहीं हुए थे, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक है, मार्क्सवादी दल है, इनके प्रतिनिधि संविधान सभा के अंतर्गत थे। तो इन सब आधारों पर सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी दलों का और सभी जो चोटी के नेता थे वो सब संविधान सभा के अंतर्गत थे। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान सभा एक प्रतिनिधित्व करने वाली, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा थी। जैसे के संस्थानम ने भी ये कहा है कि जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, यानी कि सभी का प्रतिनिधित्व संविधान सभा के अंतर्गत प्राप्त था। नेक्स्ट इसके अंतर्गत ऑस्टिन ने भी ये कहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से भले ही चुनी गई है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली संविधान सभा का प्रतिनिधित्व ही संविधान सभा कर रही है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत संविधान सभा के ऊपर यह भी क्वेश्चन उठता है कि क्या संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि यदि प्रत्यक्ष आधार पर संविधान सभा का निर्माण नहीं भी हुआ है, प्रत्यक्ष आधार पर नहीं भी हुआ है, तो कम से कम संविधान बनने के बाद लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त होनी चाहिए थी। यानी कि संविधान बनने के बाद संविधान को जनता के जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, और जब जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाए और जनता उसे स्वीकार कर ले, फिर संविधान लागू होना चाहिए था। हालांकि ऐसी बातों में कोई भी तर्क नहीं है, कोई सारांश नहीं है, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए 17 करोड़ उस समय मतदाता थे, उनके द्वारा संविधान को स्वीकार किया जाना बहुत व्यय साध्य होता, समय साध्य होता, श्रम साध्य होता, और उसके बाद भी जनता के द्वारा इस संविधान को स्वीकार किया ही जाता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता इस संविधान को स्वीकार नहीं करती। तो जब जनता के द्वारा वो स्वीकार कर ही लिया जाता, तो फिर इतना व्यय, इतना पैसा, इतना समय क्यों खर्च किया जाए। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार भी जनमत संग्रह के लिए भेजना सही नहीं था। नेक्स्ट इसके अंतर्गत कुछ लोगों का ये मानना है कि संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है या वकीलों का प्रभुत्व है। उनके द्वारा ये आक्षेप किया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत जब कृषि प्रधान देश है तो कम से कम कुछ व्यक्ति होने चाहिए जो कि कृषि से संबंधित हो। वकीलों के लिए स्वर्ग है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में संविधान का जो निर्माण है वो एक कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान का जो निर्माण होता है, संविधान को हम कानून भी कह सकते हैं। तो ऐसे संविधान का जो निर्माण है वो वकीलों के द्वारा या कानूनों के जानकार जो व्यक्ति है वो ही संविधान का निर्माण कर सकते हैं। ये कहना है कि किसी किसान के द्वारा या मजदूर के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए, ये वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि कानून का कार्य अलग है, कृषि का कार्य अलग है।
तो ये कहना कि वकीलों का स्वर्ग है, ऐसा नहीं है। उन वकीलों ने पूरे भारत के हित में, भलाई के लिए ही संविधान का निर्माण किया है। सिर्फ वकीलों के लिए नहीं किया, बल्कि पूरी भारतीय जनता के लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया है। तो ये संविधान सभा के ऊपर कई आलोचनात्मक टिप्पणियां की जाती है, तो उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया कि वास्तव में ये आलोचनात्मक टिप्पणियां सही नहीं है, और इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।